टाइम्स नाउ नव भारत के सर्वे में यूपी में बीजेपी के लिए अच्छी खबर। 219 से 245 सीटों पर खिल सकता है कमल। 143 से 154 सीट पा सकती है समाजवादी पार्टी। बीएसपी कांग्रेस रेस में नहीं। पंजाब के सर्वे में बड़ा उलटफेर। आम आदमी पार्टी 56 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 44 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर। बीजेपी कैप्टन की जोड़ी को जनता ने नकारा। सर्वे के मुताबिक उत्तराखंड में फिर खिलेगा कमल। 45 से 51 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। कांग्रेस को 9 से 13 सीटें, आम आदमी पार्टी को 7 से 11 सीट मिलने का अनुमान। गोवा में भी बीजेपी कर सकती है वापसी। 18 से 22 सीट मिल सकती है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की रैली में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी। 2500 से ज्यादा सपा कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, पार्टी कार्यालय के परिसर में इजाजत की जरूरत नहीं। मकर संक्रांति के मौके पर अहमदाबाद पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन, परिवार समेत हुए शामिल। दिल्ली में श्रीनगर तक आतंक की बड़ी साजिश नाकाम। गाजीपुर बॉर्डर के पास लावारिस बैग से आईईडी बरामद। श्रीनगर में प्रेशर कुकर मिला। अमृतसर में अटारी बॉर्डर के पास मिला 5 किलो आरडीएक्स। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। In association with Aqualite Footwear, comfort दिखता है Aqualite। मुल्तानी कुका कॉफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सर्वोकॉन सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। सर्वोकॉन in association with IDFC First Bank, always you first। नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का चैप्टर बड़े विस्तार से खोलता हूं ताकि जब आप इस क्लास से निकलें तो उस खबर के मास्टर होकर निकलें और कोई आपको पढ़ा ना सके। पढ़ने के लिए यहां बहुत है और साथ ही न्यूज का फैमिली शो है। खबर उस अंदाज में है कि आपको भी पसंद आएगी, आपके बच्चों को भी समझ भी आएगी और पसंद भी आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो न्यूज के इस फैमिली शो की शुरुआत करते हैं आज की न्यूज की पाठशाला। सबसे पहले पाठशाला में आज कौन कौन सा चैप्टर खुलेगा वो आपको बता दूं। केप टाउन में क्या टीम इंडिया से चीटिंग हो गई, ये आपको विस्तार से बताऊंगा। पाठशाला में क्रिकेट के डीआरएस सिस्टम की क्लास लगेगी। 2 तस्वीरें आपके लिए लेकर आया हूं जो डीआरएस की पोल खोल देगी कि कैसे इस मैच में डीआरएस का एक फैसला पूरे सीरीज का जो परिणाम है उसको बदल सकता था। अखिलेश के लिए शक्ति प्रदर्शन पहले और नियम बाद में है क्या, पॉलिटिक्स की क्लास में आज इस पर भी चर्चा। कोरोना नियमों को तोड़ने वाले नेताओं की क्लास लगेगी। पाठशाला में यूपी के पहले फेज का चैप्टर भी खोलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। पाठशाला में सबसे पहले स्पोर्ट्स की उस टेक्नोलॉजी की क्लास जिस पर बहुत गंभीर सवाल उठे। जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो डीआरएस यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम के बारे में जानते हो। हॉकाई का भी नाम सुना होगा। इसे लेकर कई विवाद पहले भी हो चुके हैं, लेकिन इस बार जो हुआ वो बड़ा सीरियस है, क्योंकि सवाल यह है कि क्या क्रिकेट में डीआरएस सिस्टम को अपनी टीम के फायदे के लिए मैनिपुलेट किया जा सकता है, यानी क्या डीआरएस सिस्टम में छेड़छाड़ हो सकती है। और अगर ऐसा हो सकता है तो क्या इसी की वजह से आज टीम इंडिया जो मैच हार गई वो जीत सकती थी। क्या टीम इंडिया जो 2-1 से साउथ अफ्रीका में सीरीज हार गई वो मामला पलट सकता था और टीम इंडिया 2 मैच जीतकर सीरीज जीत सकती थी। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन टेस्ट के तीसरे दिन एक फैसले के रिव्यू पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में खुद फील्ड अंपायर ये कहने लगे कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। फील्ड अंपायर कह रहा है कि ये होना इम्पॉसिबल है। और ये वो तस्वीर है जो इस वक्त हर क्रिकेट प्रेमी जो है वो डिस्कस कर रहा है। अंपायर ने ऐसा क्यों कहा, यह पूरा मामला आपको समझना होगा। हुआ क्या, केप टाउन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की दूसरी इनिंग का 21वां ओवर चल रहा था। बॉलिंग कर रहे थे आर अश्विन और उनके सामने दक्षिण अफ्रीका के कैप्टन डीन एल्गर बैटिंग कर रहे थे। अश्विन के ओवर की चौथी बॉल सीधे डीन एल्गर के पैड पर लगी।
अपील पर अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया। डीन एल्गर साफ आउट थे, वो भी डीआरएस लेने में हिचक रहे थे और इस डीआरएस में उनका विकेट बच गया क्योंकि हॉकाई ने यह दिखा दिया कि बॉल विकेट को मिस करती हुई ऊपर से निकल रही थी। स्पिनर की बॉल, ये आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूं जिसमें बॉल ऊपर से जा रही है, यह कहा जा रहा है। भारतीय टीम के खिलाड़ी गुस्से में थे क्योंकि ये किसी के विश्वास के लायक तो लग नहीं रहा कि बॉल जो है वो सीधे ऐसे पहाड़ चढ़ जाएगी। बॉल को पहाड़ चढ़ने का टास्क नहीं मिला है ना। अभी एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। विराट कोहली इतने गुस्से में आए कि विकेट के पास जाकर उन्होंने कुछ कहा, वो भी आपको बताऊंगा। अच्छा, उस वक्त के लिए मैच के लिहाज से आप देखिए 60 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए थे और उनके कप्तान एल्गर का विकेट अगर उस वक्त गिर गया होता तो दक्षिण अफ्रीका दबाव में आ जाता, लेकिन हॉकाई ने एल्गर का विकेट बचा लिया जबकि वो साफ आउट थे। साफ दिख रहा था कि हॉकाई में बॉल ट्रैकिंग गलत दिखाई गई। एक टेक्नोलॉजी की चूक एल्गर का विकेट बचाने के लिए या जानबूझकर ऐसा किया गया, यह बड़ा सवाल है। और भारतीय खिलाड़ियों की भड़ास कैसे निकली? विराट कोहली की तस्वीर जो आपको दिखा रहा था, जो वो गुस्से में थे, वो स्टंप माइक के पास जाकर क्या बोले? उन्होंने कहा, फोकस ऑन योर टीम व्हाइल दे शाइन द बॉल, नॉट जस्ट द ऑपोजिशन ट्राइंग टू कैच पीपल ऑल द टाइम। यानी जब आपकी टीम के खिलाड़ी जो है वो बॉल चमकाते हैं, जरा उन पर भी देखो, खाली दूसरी टीम पर ध्यान मत दो। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जो चल रहा था उसका ब्रॉडकास्टर सुपर स्पोर्ट है। अश्विन ने बॉलिंग करते करते कहा, यू शुड फाइंड बेटर वेज टू विन सुपर स्पोर्ट, यानी इससे बेहतर तरीका ढूंढो मैच को जीतने का। मतलब वो सीधा सीधा कह रहे थे कि सुपर स्पोर्ट ने बेईमानी की। भारतीय टीम के उपकप्तान केएल राहुल ने तो यहां तक कह दिया कि इट्स द होल कंट्री अगेंस्ट 11 गाइज, यानी पूरा देश मिलकर साउथ अफ्रीका की टीम को जिताने में लगा हुआ था और 11 खिलाड़ी उसके अगेंस्ट खेल रहे थे। ये बातें छोटी मोटी नहीं, ये खिलाड़ी भी छोटे मोटे नहीं, ये इतने डिसीजन रिव्यू सिस्टम झेल चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बात कहना, ये शक और सवाल पैदा कर रहा था कि क्या डीआरएस में गड़बड़ी हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब एल्गर को साफ आउट करने वाली बॉल को हॉकाई की बॉल ब्रेकिंग ने स्टंप से बाहर जाते हुए दिखाया, तो एल्गर को आउट देने वाले अंपायर मराय एरास्मस वो खुद बोल पड़े, दैट्स इम्पॉसिबल। एक बार उनको सुनिए उन्होंने क्या कहा था। अच्छा, ये वो वीडियो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने खुद कहा उसको देखकर कि भैया ये तो होना इम्पॉसिबल है। अब मराय एरास्मस जो हैं वो बहुत अनुभवी अंपायर है। वो 70 टेस्ट में, छोटे मोटे अंपायर नहीं है जिन एरास्मस की बात कर रहा हूं, वो एरास्मस अंपायर जो हैं उनके बारे में आप देखिए। एरास्मस ये अंपायर है, कितने मैच में अंपायरिंग कर चुके हैं? 70 टेस्ट मैच। कोई छोटी बात नहीं होती है 70 टेस्ट मैच में अंपायरिंग करना। कोई अनुभवी होता है तभी इतना कर सकता है। 99 ओडीआईज में अंपायर कर चुके हैं, 99 ओडीआई। और अंपायर को छोड़ दीजिए, जिसने थोड़ा बहुत क्रिकेट देखा है, समझा है, वो खुद सीधे कहेगा कि भाई अश्विन की बॉल जो है वो जाकर विकेट पे ही लगनी थी, हाइट का इशू हो ही नहीं सकता था, लेकिन उसने दिखा दिया कि हाइट का इशू है। यही बात सारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। सुनील गावस्कर ने भी कहा। सुनील गावस्कर ने कहा कि बॉल घुटने के नीचे लगी थी। एल्गर लंबे खिलाड़ी नहीं है। अगर बॉल मार्को जॉनसन के घुटने के नीचे लगी होती तो कह सकते हैं कि वो स्टंप के ऊपर से जा सकती थी, क्योंकि वो लंबे हैं। हॉकाई के मुताबिक बॉल स्टंप के ऊपर से जा रही थी, लेकिन मेरे ख्याल में अगर बॉल मिडिल स्टंप के टॉप पर हिट नहीं करती तो उसे छूकर तो निकलती ही। इसका मतलब यह है कि फील्ड अंपायर का फैसला मान्य होता। घुटने के नीचे लगी बॉल 10 में से 9 बार स्टंप को हिट करती है। अब जिस व्यक्ति की बात हो रही है, डीन एल्गर, उस व्यक्ति की हाइट कितनी है? डीन एल्गर की हाइट देखिए, जो साउथ अफ्रीका के कप्तान हैं डीन एल्गर, इनकी हाइट जो है, ऊंचाई जो है, वो करीब 5 फीट 6 इंच है। मात्र 5 फीट 6 इंच का आदमी, और बॉल कहां लग रही है? यहां घुटने के नीचे। आपको एक बार तस्वीर यहां डालिए, जरा दिखाता हूं कि 5 फुट 6 इंच का आदमी, और उसको अगर बॉल घुटने के नीचे लगेगी
बॉल स्प्रिंग पे नहीं ना गिर रही है कि उछलेगी और सीधा ऊपर से चली जाएगी। अभी आपको एक तस्वीर में दिखाऊंगा कैसे होता है। ये वाली तस्वीर नहीं, एल्गर वाली दिखाइए। ये तस्वीर नहीं भाई, दूसरी डीन एल्गर वाली जो चला रहे हैं वो वाली तस्वीर दिखाइए। ये दूसरी तस्वीर, जिस पूरे डीआरएस सिस्टम पर विवाद हुआ उसकी तस्वीर आपको यहां डालकर दिखाता हूं कि उसमें जब हम ये कह रहे हैं कि भैया ये नहीं हो सकता, तो क्यों कह रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट यहां डालिए। 5 फुट 6 इंच का वो व्यक्ति और उसके बॉल जो है वो घुटने के नीचे लग रही है। अरे तस्वीर डाल दीजिए भाई। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि जो तस्वीर है, अरे ये तस्वीर नहीं है भाई, दूसरी तस्वीर है, वो डालने कह रहा हूं। जो डीन एल्गर की तस्वीर है वो यहां डालिए, उसमें आपको दिखाता हूं। तब तक वो तस्वीर जब तक आती है तब तक ये तस्वीर देखिए। ये आपको इसमें दिखाता हूं कि कैसे शार्दुल की गेंद पर आज बॉल ट्रैकिंग में किया हुआ। अब ये तस्वीर अब डल गई। इसमें आपको ये दिखा रहा था कि ये डीन एल्गर की तस्वीर है। इसमें भाई जो है वो हल्का झुका हुआ भी है, 5 फुट 6 इंच की हाइट है और यहां घुटने के नीचे बॉल लगकर सीधा आसमान से होती हुई ऊपर चली गई। ऐसा हॉकाई दिखा रहा है। अब इसी का एक और एग्जांपल देखिए। दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं जो शार्दुल के ओवर में हुआ और आज हुआ, और उसी में इस हॉकाई को देखिए। ये 5 फुट इंच का आदमी आपको बता रहा हूं, डीन एल्गर। अब आपको वैन डे डुसेन की तस्वीर दिखा रहा हूं। इसमें शार्दुल गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंद इसके घुटने के ऊपर लग रही है, ऊपर लगी है। शार्दुल स्पिनर नहीं है, शार्दुल तेज गेंदबाज है, इस पर बॉल के जंप करने की गुंजाइश और ज्यादा होती है। ये आदमी भी भाई साहब जो हैं ये फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, बैक फुट पर नहीं खेल रहे हैं। इनके घुटने के ऊपर बॉल लगकर विकेट को छूती भी जाएगी, ये डीआरएस कह रहा है। मतलब ये आदमी जो डीन एल्गर से लंबा है, इसके घुटने के ऊपर बॉल लग रही है, वो भी फ्रंट फुट पर खेल रहा है, तेज गेंदबाज की बॉल है जिसमें उछाल ज्यादा होगी, वो आपका डीआरएस सिस्टम कह रहा है कि बॉल विकेट को छूती भी जाएगी। और स्पिनर की गेंद 5 फुट 6 इंच के जो इस आदमी से छोटी हाइट का बल्लेबाज है, उसके घुटने के नीचे बॉल लग रही है और आप कह रहे हैं कि नहीं वो ऊपर से निकल जाएगी। मजाक चल रहा है। और इसीलिए इसमें अगर दोनों तस्वीर एक साथ दिखाने की व्यवस्था है तो दिखाइए कि दोनों में साइड एंगल से क्या फर्क पड़ता है, दिखता है इसमें भी कि किस तरीके से वहां पर जो है वो दोनों एक तरीके से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और दोनों की हाइट अलग है। अब आप दोनों को देख लीजिए। एक ही चीज में डीआरएस दो अलग फैसले सुना रहा है। हॉकाई तकनीक जिस पर सवाल उठ रहे हैं, इसका इस्तेमाल क्रिकेट में 2001 से हो रहा है। हॉकाई यह बताता है कि बॉलर के हाथ से छूटने के बाद बॉल कहां गिरेगी, पिच पर पड़ने के बाद किस तरफ जाएगी, बॉल बैट्समैन के पैर से न टकराती तो किधर जाती। एलबीडब्ल्यू के फैसले हॉकाई से ही किए जाते हैं। हॉकाई बॉल के टर्न, स्विंग, उछाल को प्रिडिक्ट करता है। हॉकाई बताता है कि बॉल स्टंप को हिट करती या नहीं करती। इसी आधार पर अंपायर एलबीडब्ल्यू का फैसला करता है। हॉकाई तकनीक का आविष्कार डॉक्टर पॉल हॉकिंस ने किया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है वो हॉकाई पड़ा। हॉकाई का प्रयोग क्रिकेट के अलावा कई दूसरे खेलों जैसे टेनिस, स्नूकर, फुटबॉल में भी होता है। वहां भी इसे लेकर विवाद ही होता है। ऐसा नहीं कि 100% ठीक है, लेकिन एक ही मैच में कैसे दो अलग अलग तस्वीरें आई वो आपको दिखा दिया। टेस्ट की एक पारी में 3 बार डीआरएस का मौका मिलता है, यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम 3 बार आप ले सकते हैं। मैदान में अंपायर के फैसले में किसी चूक से बचने के लिए यह डीआरएस लाया गया था कि भाई अंपायर से भी गलती हो सकती है, थोड़ी उसको मदद मिल जाएगी टेक्निक से। लेकिन अगर डीआरएस ही गलत हो जाए तो फिर उसे कौन सुधारे? वो गाना नहीं है राजेश खन्ना वाला, जो आग सावन लगाए उसे कौन बुझाए। तो डीआरएस गलत बताए तो उसे कौन सुधारे? क्या डीआरएस की तकनीक के साथ छेड़छाड़ हो सकती है? एक इंटरनेशनल अंपायर ने एक बार कहा था कि डीआरएस की तकनीकों को हमारे और आपके जैसे लोग ही ऑपरेट करते हैं, और वो इसे कैसे ऑपरेट करते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यानी अगर हॉकाई ऑपरेट करने वाला व्यक्ति चाहे तो उसके नतीजों में कुछ छेड़छाड़ कर सकता है क्या? ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी इयन चैपल ने इस संभावना पर कहा था कि डीआरएस के तहत हॉकाई, स्निकोमीटर और हॉटस्पॉट को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी खिलाड़ियों को देनी चाहिए, क्योंकि वो खेल को दूसरे प्रोफेशनल से ज्यादा बेहतर समझते हैं। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी
जिस डीआरएस को कई बार धोनी रिव्यू सिस्टम भी कहा जाता था, वो धोनी को लगता था कि डीआरएस तकनीक जो है वो 100% सही नहीं हो सकती, ये धोनी का मानना था। और इसीलिए धोनी ये भी कहते थे कि भाई आप जो कर रहे हैं इस डीआरएस सिस्टम में वो खेल के लिए ठीक नहीं है। धोनी को लगता था कि डीआरएस तकनीक 100% सही नहीं है, अंपायर्स कॉल और सॉफ्ट सिग्नल पर आपत्ति। हॉकाई पर विवाद हुआ तो दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच के ब्रॉडकास्टर सुपर स्पोर्ट को सफाई देनी पड़ी। अपनी सफाई में सुपर स्पोर्ट ने कहा कि हमने इंडियन टीम के कुछ सदस्यों के कमेंट सुने। हॉकाई एक स्वतंत्र सर्विस प्रोवाइडर है जिसे आईसीसी ने अप्रूव किया है। इस तकनीक को कई सालों से डीआरएस के पार्ट के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। सुपर स्पोर्ट का हॉकाई तकनीक पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये हॉकाई का या सुपर स्पोर्ट का अपना तर्क हो सकता है, लेकिन जो दिख रहा है उस पर तो प्रश्न उठेंगे। पाठशाला में सबसे पहले अब उन नेताओं की क्लास में आपको लिए चलते। अच्छा, उससे पहले आपको हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, शरणदीप सिंह जी। शरणदीप जी, आपने इतना क्रिकेट खेला है, ये डीआरएस में 5 फीट 6 इंच के आदमी के घुटने के नीचे की बॉल विकेट के ऊपर से जा रही है और 5 फुट 8 और 9 इंच के हाइट के आदमी की बॉल जो तेज गेंदबाज फेंक रहा है उसके घुटने के ऊपर लग रही है, वो विकेट को छूकर जाती दिखती है। ये कैसे संभव है? देखिए, संभव में देखिए इसके बारे में एक चीज ठीक है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जहां हम ये बात कर रहे हैं कि फास्ट बॉलर की ऊपर कैसे नहीं जानी चाहिए और स्पिनर की नहीं जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, कई फास्ट बॉलर ऐसे होते हैं जिनका बॉल अगर आप हिट करें, देखिए वो बाउंस ज्यादा मिलता है, और कई होते हैं जिनका बॉल स्किड करता है, जो विकेटों के अंदर रहता है, उनको उतना बाउंस नहीं मिलता। अगर जहां हम रविचंद्र अश्विन की बात करें, जो डीएनएल के जो अभी जो डिसीजन हुआ है, जो देखा गया है, तो देखे जाए तो रविचंद्र अश्विन जो है वो एक हाइट से गेंदबाजी करते हैं। जब एक गेंद एक हाइट से गिरता है, वो हाइट से उसको बाउंस मिलता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्पिनर नहीं है तो उसको उसका अगर बॉल नी रोल के नीचे लगा तो उसको बाउंस नहीं मिल सकता, उसको बाउंस जरूर मिलता है। ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि फीड की गई जाती है कि अगर हम भारत में खेलते हैं, हमें लगता है कि हमारी विकेटों पर तो बाउंस नहीं है, तो हमारे हिसाब से बॉल नीचे रहता है। हम बाहर जाते हैं तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है विकेटों पे बाउंस है, तो आगे का बॉल पड़ के जो नी रोल पे लगता है वो ऊपर से जा सकता है। लेकिन जहां आपने डीन एल्गर की बात की, बेशक 5 फुट 4 इंच हो, लेकिन अगर आप वो स्ट्राइड देखें, जिस स्ट्राइड उतनी आगे निकाल के जहां पर उन्होंने बॉल खाया, तो वहां से अगर आप बॉल को देखें तो वो हाइट ऐसा लग रहा होता है जो टेक्नोलॉजी में डाला जाता है कि ऊपर ही जा रहा है सिस्टम। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो अपने बनाई और सिस्टम में डाला जाता है। इसमें ये नहीं कह सकते कि एक फास्ट बॉलर है तो उसका ऊपर से जाना चाहिए और स्पिनर का लगा तो उसको नीचे से नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए नहीं, लेकिन गुंजाइश की बात होती है कि किसमें ज्यादा गुंजाइश है। अब आप अंपायर को देख लीजिए, 70 टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाले मैरासिमस जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि दैट्स इम्पॉसिबल। उनको भी लग रहा है कि इतना आगे नहीं था भाई कि ऊपर से चला जाएगा, और इतनी उछाल नहीं मिल रही है विकेट में कि ऊपर से चला जाएगा। कि अगर वो अपनी बात कर रहे हैं तो फिर डीआरएस लेना ही नहीं चाहिए, फिर ये चीजें होनी नहीं चाहिए। अगर हर चीज अगर अंपायर के हाथ में दी जाए कि वो अगर जो सोच रहे हैं, डीआरएस इसलिए लाया गया है सिस्टम में कि अगर ऑन फील्ड अगर आपको कुछ चीजें नहीं टेक्निकली समझ लगती, इसलिए डीआरएस वो चीजें आपको समझा सकता है कि ऊपर से गया कि नहीं गया, क्योंकि इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप नहीं बता सकते कि बॉल किस लेंथ पे, किस हाइट पे, कितनी ऊंचाई पे गया, वो आप मापदंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए डीआरएस उसको सिस्टम को लाया गया है। हाँ, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूं कि बहुत लोग इसको कम समझते हैं कि भाई अगर जरूरी नहीं है कि फास्ट बॉलर ने डाला या कहा गया। एक स्पिनर है, अगर मेरे जैसा स्पिनर है जिसकी हाइट 6 फुट से ऊपर है, अगर वो डाल रहा है तो वो ऑलरेडी 6 फुट 5 इंच की हाइट से डाल रहा है। तो जैसे बॉल गिरता है वो उसको डीआरएस जो सिस्टम टेक्नोलॉजी है वो इसके हाइट के बाउंस के मात्रा से हिसाब से उसको अपनाती है कि हाँ भाई नहीं ये ऊपर से आया तो ऐसे ऊपर से गिरेगा। अगर आप सामने खड़े हैं, आप अपने हिसाब से अगर ऊपर से अपने सर के ऊपर से एक चीज को फेंकेंगे तो उतना ही बाउंस तो आपने विराट कोहली को फोन करके ये सब समझाया, उतना ही बाउंस लेगा। नहीं, देखिए समझाने की बात नहीं है, ये समझ सबको होती है। वो जो है वो एक फ्रैक्शन ऑफ वो मूवमेंट होती है। ठीक है, आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, कप्तान है,
आपको लगा वो आउट होना चाहिए। अगर यही चीज अगर साउथ अफ्रीका के साथ हुई होती तो क्या हम इस पे डिस्कस ही नहीं कर रहे होते? क्या विराट कोहली उसके ऊपर बयानबाजी नहीं कर रहे होते? अगर डीन एल्गर कर भी रहे होते, अगर कोई दूसरी टीम का कर रहा होता तो क्या हम इस पे बात भी नहीं करते? ये तो आज हम पे आई है तो इसलिए हम इस पे बात कर रहे हैं। ये जरूरी, ठीक है आप अंदर खेलते हैं, एक आपकी जज्बा है, आपको जीतना है, टेस्ट में जीतना है, ठीक है, आपको कैसे भी करना है, फ्रस्ट्रेशन होती है, आप उस फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी चीजें आपसे हो सकती है, एक नॉर्मल बिहेवियर है। पर इसका मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इतने साल से चलती आ रही, ठीक है, मैं तो कहता हूँ टेक्नोलॉजी कभी भी सही नहीं हो सकती क्योंकि एक इंसान वो बनाई गई है, उसमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने डाला वो कभी भी ऊपर नीचे गलत हो सकता है उसको आपके। बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक उसी लेके आप ये रीजन माने कि इसकी वजह से हम टेस्ट मैच हार गए, तो वो कोई रीजन नहीं है देने का आपका। ठीक है, शरणदीप सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल डीआरएस पर हमेशा उठते रहे हैं। शरणदीप सिंह का कहना है कि भाई ये एक टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ ना कुछ चांसेस तो रहते ही है। अगर आज हमारे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ हो सकता था, लेकिन इस पर ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। अगर आप विराट कोहली का रिएक्शन देखिएगा, आप अश्विन का देखिएगा, आप केएल राहुल का देखिएगा, और अगर क्रिकेट प्रेमी हैं तो ऐसे रिएक्शंस देखने के बाद आपके मन में प्रश्न जरूर उठेगा कि भाई हमारी टीम के साथ कहीं गलत तो नहीं हुआ। पाठशाला में अब आगे बढ़ते हैं और बात उन नेताओं की जो चुनाव आयोग के प्रतिबंध के बावजूद भीड़ जुटा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस की क्लास। वर्चुअल रैली, आपको याद होगा चुनाव आयोग ने कहा था कि वर्चुअल रैली जो है वो अब करनी होगी क्योंकि कोरोना फैल रहा है। अब ये तस्वीर आपको वर्चुअल रैली की लग रही है। नेता जो है वो वर्चुअल रैली के नाम पर फिजिकल रैली करके चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का मजाक भी उड़ा रहे हैं और उसकी धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। ये तस्वीर लखनऊ की है। अखिलेश यादव के इस कार्यक्रम में कितनी भीड़ है? चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक ऐसी भीड़ इकट्ठा करने पर रोक लगाई हुई है, उसके बावजूद नेता नहीं मान रहे। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस कार्यक्रम को वर्चुअल रैली का नाम दिया गया, लेकिन इतनी भीड़ है कि यह कहीं से भी किसी एंगल से वर्चुअल तो नहीं लग रही। बगल में एक स्क्रीन लगा देने को वर्चुअल नहीं कहते। अखिलेश यादव ने यह खास कार्यक्रम इसलिए रखा था क्योंकि उन्हें एक साथ उन मंत्रियों और विधायकों को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करवानी थी जो पिछले कुछ दिनों से बीजेपी छोड़कर आए थे। चुनावी दमखम दिखाने के लिए रखे गए इस कार्यक्रम को प्रेस कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल रैली का नाम दिया गया, लेकिन धीरे धीरे यह कार्यक्रम एक तरह की रैली में बदल गया। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के समर्थक जुट गए। मंच पर जो नेता मौजूद है उनमें से एक दो नेताओं के ही चेहरे पर मास्क था, कुछ के मास्क मुंह के नीचे थे, कुछ ने तो मास्क पहना ही नहीं था। आप मंच पर ही देख लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह से मास्क नीचे उतरा हुआ है और पगड़ी पहना रहे हैं अखिलेश यादव को। बगल में एक भाई साहब ताली बजा रहे हैं, उनके चेहरे पर तो मास्क ही नहीं है। पीछे लोग खड़े हैं, उनके चेहरे पर मास्क नहीं है। और ये ऊपर देख लीजिए लिखा हुआ वर्चुअल रैली। वर्चुअल लिख देने से रैली वर्चुअल होती है। अखिलेश यादव की इस कथित वर्चुअल रैली की तस्वीरें वायरल हो रही, जो लिख रहे हैं कि अखिलेश यादव नेताओं के साथ कोरोना को भी अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाने वाले हैं। कोई लिख रहा है कि यह वर्चुअल रैली है या कोरोना पार्टी है। कमाल की बात यह है कि अखिलेश यादव मंच से यह भी कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के जो नियम है वो उसका पालन करेंगे, लेकिन साथ में यह भी कह रहे हैं कि वर्चुअली डिजिटली प्रचार तो करेंगे लेकिन असली ताकत तो फिजिकली है। एक बार अखिलेश यादव को सुनिए। हम इलेक्शन कमीशन के जो जो नियम है उनका पालन करेंगे, जो जो गाइडलाइंस है उनका पालन करेंगे, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी का हम लोग मौके पर फिजिकल मुकाबला करेंगे। यही ताकत है। इसलिए मैं कहता हूं ये चुनाव फाइनल है। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए स्वामी प्रसाद मौर्य जी जुड़ गए हैं इस वक्त। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मौर्य साहब, ये जो आज आपने पोस्टर पर लिखी हुई वर्चुअल रैली की थी जिसमें इतने सारे लोग आए हुए थे और आप भी मंच पर बिना मास्क के घूम रहे थे, क्या ये चुनाव आयोग के जो नियम है उसकी अवमानना नहीं थी और लोगों को कोरोना के खतरे में डालना नहीं था? हम लोग मास्क पहन के गए थे। ये जरूर है कि जब मंच पर गए तो उसको हमने मास्क नीचे कर लिया था
और साथ ही साथ हम लोग बाकायदे ज़्यादा क्राउड ना हो इसलिए बाहर उसको टीवी के माध्यम से जो एलईडी होती है जगह जगह ला दिया, जहाँ की कुछ कार्यकर्ता वहाँ बैठ करके उसको देखें। और स्वाभाविक रूप से ये कुछ हमारे विधायकों का, कुछ मंत्रियों का आज समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होना था और मंशा यही था और निर्देश भी यही था कि सभी प्रोटोकॉल, कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन भी करेंगे और मास्क भी पहनेंगे। अब आपको बताऊं कि माला पहनाने के चक्कर में मेरा मास्क गिर गया था। जब गिर गया तो मैंने उसको उठा के लगाया नहीं दोबारा। तो इस तरीके से मंशा ये नहीं थी कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ा जाए। कोरोना प्रोटोकॉल मानने के लिए ही हम मास्क लगा के गए थे। और साथ ही साथ यह आज के कार्यक्रम में हम तो समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने गए थे। समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम ऑर्गेनाइज था। क्योंकि आप जानते हैं मेरी अगर कोरोना प्रोटोकॉल का निर्देश नहीं होता, निर्वाचन आयोग की आचार संहिता नहीं होती, तो आज तो मैं रमाबाई अम्बेडकर मैदान में अपनी घोषणा करने वाला था। तो जो भी निर्वाचन आयोग या कोरोना प्रोटोकॉल का निर्देश है उसको पालन करने के लिए ही हमने ऑफिस के अंदर, अरे पर सर ऑफिस में भी तो इतने लोग आ गए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मुझे तो आपकी भी चिंता हो रही है। आप देश के इतने बड़े नेता हैं और 60 साल के आसपास आपकी भी उम्र है। आप कह रहे हैं मास्क गिर गया तो मैंने दोबारा उठाया नहीं। सोचिए आपको कुछ हो जाता या अभी हो गया हो, क्या पता कोरोना अंदर घुस गया हो, आपको पता ही नहीं है, कितने और लोगों में घुस गया हो। ये सब चिंता की बात है ना सर? आपका कहना अपनी जगह सही है, लेकिन गिरा हुआ मास्क भी उठा के लगाना वो भी तो खतरे से खाली नहीं है। नहीं सर, हम तो फोटो देख रहे हैं, उसमें आपने मास्क जो है कान में पहना हुआ है और उसको दाढ़ी के नीचे कर लिया है। अरे आपकी फोटो मास्क में भी आती तो बहुत प्रभावशाली आप दिखते, उसमें चेहरा दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, वो तो मैं कर लिया था। हमको जब मंच पर बोलने जाना था तो उसको मैंने कर लिया था, क्योंकि बोलते वक्त वहाँ भीड़ नहीं रहती। बोलते वक्त मैं अकेला रहता हूँ तो उस समय मास्क को मैं नीचे कर लेता हूँ, प्रायः कर लेता हूँ। पर सर ये सब कोरोना नहीं समझेगा ना सर? चुनाव आयोग ने यही सब तो रोकना था, आपने पहले ही दिन धज्जियां उड़ा दी। नहीं, मैंने पूरी कोशिश की कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए। अच्छा सर, आपने कहा कि हमने लोगों से भी और कार्यकर्ताओं से भी कहा था कि ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो करना है। अब लोग यही तो बोल रहे हैं सर कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो चीजें कंट्रोल में नहीं रहेंगी, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं रहेगा। लोग आज आपको सुन के कहेंगे कि जब आपका कार्यकर्ता आपको नहीं सुन रहा, अखिलेश यादव को नहीं सुन रहा, एक मास्क नहीं पहन रहा, तो वो सरकार आने के बाद क्या करेगा फिर? नहीं, प्रायः देखा जाता है कि ऐसा अमूमन, जैसा कि प्रायः कार्यकर्ता प्रोटोकॉल वो क्या नाम मास्क पहने भी थे, अखिलेश जी भी पहने थे, मैं स्वयं पहना था, और भी तमाम मंच पर बैठे हुए नेता पहने थे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो मास्क नहीं पहने थे। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए और आगे भी इसका ध्यान रखा जाएगा कि जो कोरोना प्रोटोकॉल के निर्देश हैं उसको पूरा का पालन करना है। और साथ ही साथ निर्वाचन आयोग के निर्देशों को तो हम लोग पहले से ही पालन करते रहे हैं। ये सही है कि वांछित कार्यकर्ता जितने बुलाए गए थे उनसे लोग ज़्यादा आ गए। अति उत्साह में पूरे जगह से उमड़ के लोग आ गए थे। जगह कुछ ज़्यादा जरूर हुई थी, लेकिन उसके लिए भी बाहर एलईडी की व्यवस्था कर दी गई कि अपना जो जहाँ वहाँ खड़ा हो देखे, अंदर ना आए, वो भी व्यवस्था की गई थी। अच्छा मौर्य साहब, एक बात ये भी बताइए कि आप अब समाजवादी पार्टी में हैं और अभी एक आपका बड़ा इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है जो हफ्ते भर 8 दिन का पुराना है, जिसमें आप जो है वो तब आप बीजेपी में थे और किसान मोर्चा और अति पिछड़ों को समझाने गए थे कि बीजेपी और योगी सरकार और मोदी सरकार ने कितना उनके लिए काम किया है। और वो वीडियो घूम रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं समझा के आया हूं कि इन लोगों ने बहुत काम किया है। हफ्ते भर में आप
चिट्ठी लिख दी कि ये तो किसान विरोधी, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा विरोधी और दलित विरोधी, सबके विरोधी है। ये 7 दिन में कैसे विरोधी हो गई सर? देखिए, हमने जिन इश्यूज को रेज किया है वो आपके चैनल ने भी दिखाया और सभी चैनलों में चला और आम लोगों के सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। कुल मिलाकर के हमने वो इशू रेज किए हैं जहाँ सरकार ने ठीक संवैधानिक व्यवस्था के विरोध में काम किया। इशू अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़े वर्गों के आरक्षण की सुविधा से है। इशू किसानों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में सालों साल खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर करने का है। इशू आज नहीं, मैं मान गया सर, इशू है। मौर्य साहब, मैं मान गया इशू है और ये आप हमारे कार्यक्रम में पहले भी आके हमारे चैनल पे बता गए। मैं तो पूछ रहा हूं 7 दिन पहले जो फायदा गिना के आए थे वो फायदे बता दीजिए, क्या गिना कर आए थे उस कार्यक्रम में जब आप बीजेपी में थे? देखिए, अब बीजेपी में रह करके मैं समाजवादी पार्टी की बात तो करूंगा नहीं, और तो इसलिए पब्लिक से झूठ बोल के उस समय मैं अपने मंत्रिमंडल के सामूहिक मंत्रित्व की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था। लेकिन जिन तथ्यों को आज मैं उल्लेखित कर रहा हूं, इनको मैं कैबिनेट में भी और केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी समय समय पर मैं रखता भी रहा हूं। मौर्य साहब, मेरा प्रश्न ये है, करता रहा हूं। आप कह रहे हैं आप उस दिन कैबिनेट के पद पर थे और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे, तो लोग ये कहेंगे कि उस दिन इसका मतलब आप झूठ बोलकर आए थे कि योगी मोदी ने बड़ा काम किया है अति पिछड़ों के लिए और किसानों के लिए। तो जब आप उस दिन झूठ बोलकर आ सकते हैं तो आज सच बोलना है, इसकी क्या गारंटी है कि अखिलेश यादव अच्छा ही करेंगे? हो सकता है आज भी झूठ बोल रहे हो। आज तो मैं जो भी बोल रहा हूं रिकॉर्ड में है, वो भी रिकॉर्ड में है सर, है वो भी रिकॉर्ड में है सर, और भारतीय संविधान की व्यवस्था के विपरीत है। उसमें भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसा कि आप जानते हैं सब कुछ अच्छा होता किसानों के लिए तो किसान आंदोलन क्यों करता? तो सर आपने तो ट्विटर पर प्रधानमंत्री जी को बधाई दी थी कि आप बहुत खुश हैं कि कानून वापस हो गए, फिर आप अलग से क्यों चले गए? उस दिन तो आप प्रधानमंत्री से खुश थे। प्रधानमंत्री जी ने किसान बिल वापस लिया, इसका मतलब किसानों की मांग जायज थी। लेकिन मैं सरकार में मंत्री हूं तो प्रधानमंत्री की मैं आलोचना तो खुल्लम खुल्ला कर नहीं सकता। आज मैं मंत्री नहीं हूं तो आज मैं मंत्री नहीं हूं, इसलिए सामान्य नागरिक की जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता हूं। नहीं, पर सर लोग पूछेंगे ना, तब आप मंत्री थे इसलिए मुंह बंद करके बैठे रहे या झूठ बोलते रहे। आज हो सकता है आप टिकट के लालच में झूठ बोल रहे हो या टिकट के लालच में कोस रहे हो। आपकी ईमानदारी पर लोग शक क्यों ना करें, मुझे इतना बताइए। मैं ये कह रहा हूं, बहुत रिपोर्टेड चैनल के आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल की जो सामूहिक जिम्मेदारी है उसके निर्वहन करने की मर्यादा को निभाना पड़ता है, एक चीज। दूसरी चीज, मंत्री रहते हमारे लिए उचित प्लेटफॉर्म था हमारा कैबिनेट और राष्ट्रीय नेतृत्व। अब मंत्री नहीं हूं, इसलिए अब हमारे लिए उचित प्लेटफॉर्म है उत्तर प्रदेश की जनता और ये चौथा स्तंभ यानी मीडिया। तो अब जहां मंत्री न रहने पर जो हमारा उचित प्लेटफॉर्म, मैं वहां अपनी बात रख रहा हूं और अब मैं मर्यादा में बंधा नहीं हूं। अब तो हम पूरे प्रदेश के हितों की बात खुल के रखेंगे, जो सही है उसकी हम तारीफ करेंगे, लेकिन जो संविधान के व्यवस्था के विपरीत स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उसका तो खुल्लम खुल्ला मैं तो आपसे ये कह रहा हूं मौर्य साहब, मैं तो आपको सबसे ईमानदार नेता और सबसे दलितों, शोषितों और वंचितों का प्रभावशाली नेता भी मानता हूं, लेकिन मैं वो प्रश्न पूछ रहा हूं जो पब्लिक के मन में, और आपको उसके जवाब देने चाहिए ईमानदारी से कि भाई अगर आप उनके लिए इतना ही सोचते थे और पद की मर्यादा के तहत बोल नहीं पा रहे थे तो पद को लात मार देनी थी सर, जैसे आज मार के निकल आए। पार्टी को लात मार देनी थी जैसे आज मारकर निकल आए। चुनाव के 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले आप आएंगे बाहर, वो आ गया, तो लोग आपके ऊपर शक करेंगे।
देखिए, 5 साल का जनादेश जिसका सम्मान करना हमारा नैतिक धर्म है, वो मैंने किया। नए जनादेश की बारी आई तो मैं स्वाभाविक रूप से जो खामियां हम प्रस्तुत करते रहे पहले नहीं सुनी जाती रही, उसको हम जनता को सुनाएंगे। और आज इसीलिए हम उस बात को जनता को सुना रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, लोग तो ये भी चर्चा कर रहे हैं कि आपको तो मायावती जी ने भी बहुत दिया, आप चुनाव जीते तो भी मंत्री बनाया, आप चुनाव हारे तो भी मंत्री बनाया, आपको नेता विपक्ष भी बनाया, और आपने जब उनको छोड़ दिया तो ये 5 साल वाली बीजेपी क्या थी और कल को अखिलेश यादव क्या होंगे? आप पे लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए, आप केवल एक तरफा क्यों देखते हैं? ये क्यों नहीं देखते कि बहन मायावती जी मानवर कांशीराम जी के निर्वाण के बाद सीधे मानवर कांशीराम का ही फार्मूला बदल दिया। जो मानवर कांशीराम कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उनके आंख मूंदते ही बहन मायावती ने दूसरा फार्मूला दे दिया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं कोई न कोई व्यवहारिक और वैचारिक कारण होता है कोई अगला कदम उठाने के लिए। स्वाभाविक रूप से बहुजन समाज पार्टी हमारा पसंदीदा पार्टी थी, हमारी आइडियोलॉजी की पार्टी थी। अम्बेडकरवादी मैं हूँ, अम्बेडकर के मिशन पे चलता था। लेकिन जब बहन मायावती जी डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन से हट गई, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन के फार्मूले से हट गई, और साथ ही साथ जिसकी तैयारी वालों के पीछे चलने लगी, तो स्वाभाविक रूप से उस तैयारी वाले में ना हमारा दलित आता है, ना पिछड़ा आता है, ना समाज का अंतिम मायावती की ये बातें समझने के लिए यही मतभेद था। चुनाव के पहले बातें समझ में हमारा कोई मतभेद नहीं था। तब आपको चुनाव के पहले ही बातें समझ में आई, शुरू में नहीं? देखिए, जब जनादेश की लेने की बारी होती तभी हम 5 साल के जनादेश को बीच में जनता का अपमान नहीं कर सकते। हम भले मंत्री पद छोड़ नहीं कर सकते सर, क्यों नहीं कर सकते सर? जनता का जनादेश क्या है? और मौर्य साहब, जनादेश क्या होता है कि आप पब्लिक की आवाज बनिए। जब आप आवाज नहीं बन पा रहे हैं तो वहां सत्ता में बैठा रहना जनादेश थोड़ी है। 5 साल तक नहीं, जिस जनता के वोट पर हम आए हैं उस क्षेत्र का विकास भी हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, लोग क्यों यकीन करें आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे? लोग ये क्यों यकीन करें कि आपके कहने पर उनको समाजवादी पार्टी के लिए वोट करना चाहिए? अखिलेश यादव ने मौर्य समाज के लिए क्या किया है? 3 काम गिना दीजिए। हम कह रहे हैं कोई किसी भी समाज के लिए नहीं किया है। हम संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, सरकार के मनमानापन के खिलाफ, झूठे वादों के खिलाफ जब इन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो अगर ये नारा है तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के आरक्षण आप खुद कह रहे हैं। तो सर, अभी आपका जवाब है। पाप क्यों कर रहे हैं? मैंने पूछा अखिलेश यादव ने मौर्य समाज के लिए क्या किया, आपने कहा कुछ नहीं किया, लेकिन आप बीजेपी के खिलाफ हैं इसलिए उनके साथ जा रहे हैं। भाई, आपका समाज क्यों चला जाए? वो देखेगा अखिलेश यादव ने नहीं किया, नहीं जाएगा। आज तो 10 मार्च 2022 बताएगा कौन कहां जाता है और कौन कहां नहीं जाता। अरे सर, मैं कह रहा हूं मेरा नाम कर लीजिए सर, नहीं करेंगे मौर्य साहब, जिसका निर्णय मौर्य साहब मेरा नाम कर लीजिए, सुशांत मौर्य। अब मुझे बताइए कि आप चले गए समाजवादी पार्टी के साथ, जिसके लिए खुद कह रहे हैं कि उसने कुछ नहीं किया मौर्य समाज के लिए, मुझे क्यों समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहिए? बताइए भाई। हम आपको पहले भी कर रहे हैं, हम एक जाति, एक व्यक्ति के काम कराने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम तो पूरे दलित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ते रहे और उनके हितों के लिए जब जब जहां आवश्यकता होगी हम खड़े दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, ये भी बताइए सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जो है वो आ गए समाजवादी पार्टी के साथ, बेटी आपकी आज भी बीजेपी के साथ है, वोटर कंफ्यूज्ड है किधर जाना है, बीजेपी के साथ जाना है या सपा के साथ जाना है, पिताजी के साथ जाना है, बेटी के साथ जाना है? मतदाता नेता से भी ज्यादा चतुर होता है और आज मतदान कहां करना है वो हमसे भी बेहतर समझता है।
इसलिए मतदाता के फिराक में तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है और वही हमको बताता है कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है। अच्छा, एक मतदाता ही आखिरी हमें चीज चुनता बता भी दीजिए है सर, और आप मतदाता सपा भी में हमें हैं। आगाह भी करता है कि आपको अगला निर्णय ये लेना है। सर ये बता दीजिए आखिर में जाते जाते कि आप सपा में हैं, बेटी आपकी बीजेपी में है, बेटे आपके किससे चुनाव लड़ेंगे? उनको ऊंचाहार से टिकट मिलेगा सपा का? क्योंकि वहां कहा जा रहा है सपा का एक कैंडिडेट पहले से है, मनोज कोई पांडे जी, आवश्यक नहीं और वो कि कह रहे हैं मैं ही चुनाव लड़ूंगा। कोई आवश्यक नहीं कि बेटी बेटा चुनाव लड़े ही। पहले मैं कह रहा हूं कि बेटी बेटा चुनाव लड़े, ये आवश्यक नहीं है। हमारे प्यास जब लाखों लाख का जनाधार पूरे प्रदेश में है, दलितों और पिछड़ों का एक बहुत लंबा चौड़ा जमावड़ा है, तो हम एक बेटी और बेटे के चक्कर में हम छोटी राजनीति करेंगे? जो तो बड़ी राजनीति पहले से करता आ रहा है, बेटी बेटा तो कल आए हैं। हम 1980 से प्रदेश की राजनीति में है। मौर्य साहब, 32 साल का समय बीत गया है। मौर्य जितनी साहब, बच्चों की उम्र नहीं, उससे मौर्य साहब, ज्यादा मेरा राजनीतिक कैरियर है। आपने बीजेपी छोड़ दी सर, ये किसान विरोधी पार्टी है। जोड़ करके मौर्य साहब, बीजेपी किसान विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, युवा विरोधी, व्यापारी विरोधी पार्टी आपने छोड़ दी। बेटी को अभी नहीं बोला है छोड़ने के लिए कि वो भी आपकी तरह जनादेश का सम्मान करते हुए लोकसभा चुनाव के पहले छोड़ेंगी? अभी जो भी विधायक छोड़ के आए हैं, हमने इनको भी नहीं कहा छोड़ने के लिए। ये जो भी छोड़ रहे हैं स्वतः छोड़ रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज, अभी छोड़ने वालों का अंतिम सूची नहीं है, यह लगातार प्रक्रिया चलती रहेगी। क्योंकि 1 2 3 हो तो उसकी संख्या बताई जाए, कितनी तादाद में लोग। एक आध नाम तो बता दीजिए, एक आध नाम बता दीजिए आपके चैनल पर। एक आध नाम बता दीजिए, हम ब्रेकिंग चलाएं, एक आध तो बताइए। नहीं, नाम तो बताएंगे तो नहीं अगर नाम बता गए तो मान मनोबल करने वाले वहां पर घेराबंदी कर देंगे, इसलिए मान मनोबल करने का हम मौका नहीं देंगे। अच्छा, लास्ट में जाते जाते एक और चीज बता दीजिए। आपने एक बार कहा था कि लोग जो हैं वो 3 तलाक देकर पत्नी को छोड़ देते हैं, अपनी हवस पूरी कर लेते हैं, इस तरीके का कुछ बयान था। अब आप समाजवादी पार्टी के साथ है, उनका बड़ा वोट बैंक मुसलमान है, आप इस पर कायम है, इस बयान पर? देखिए, मैंने 3 तलाक का स्वागत किया था, बस इसके सिवाय और कुछ नहीं किया था। नहीं, बयान तो है सर आपका, यही वाला है। नहीं, हमने स्वागत किया था, कहता रहा हूं। तो आज अब ये समाजवादी पार्टी के मंच पे खड़े होकर बोलेंगे कि 3 तलाक वाली महिलाएं जो हैं वो बीजेपी को वोट कर दें, वो तो मोदी जी ने ही किया? अब भाई देखो, जो सही चीज हमने तो कहा कि जो सही होगा सही कहेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत न्याय धन्यवाद के नजरिए से वो अच्छा कदम था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े और अब से मास्क लगा के चलिए सर, अपना ध्यान रखिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। स्वामी प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, चीजें आपके सामने हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। न्यूज की पाठशाला में हेल्थ की क्लास। आज हेल्थ की क्लास में मेडिकल साइंस के चमत्कार की चर्चा, क्योंकि दुनिया में यह पहली बार हुआ है कि किसी इंसान के शरीर में सूअर का दिल लगाया गया है। यह चमत्कार अमेरिका के डॉक्टर्स ने किया। अमेरिका के मैरीलैंड यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के डॉक्टर्स ने 57 साल के एक मरीज के शरीर में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट किया। इस मरीज का नाम डेविड बेनेट है, जो दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड सूअर का दिल लगाया गया। 9 घंटे ऑपरेशन चला और इसके लिए अमेरिका के मेडिकल रेगुलेटर की स्पेशल परमिशन ली गई थी। जिस मरीज डेविड बेनेट को सूअर का दिल लगाया गया, उन्हें ऐसी जानलेवा दिल की बीमारी थी जिसमें ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट मुमकिन ही नहीं था। 6 महीने से यह मरीज बिस्तर पर थे, सिर्फ मशीन की मदद से सांस ले पाते थे। यह चमत्कार इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर किसी दूसरे जीव के अंग को आसानी से स्वीकार नहीं करता। दूसरा जीव छोड़िए, अगर किसी इंसान का भी शरीर का अंग लगाइए तो उसको शरीर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। यहां तो सूअर का दिल लग रहा था, इम्यून सिस्टम तुरंत उसे रिजेक्ट कर देता है, इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन मेडिकल साइंस में इस पर 1960 के दशक से बहुत काम हुआ है। किसी जानवर के अंग को मानव शरीर में ट्रांसप्लांट करने को मेडिकल साइंस की भाषा में जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। इंसान के शरीर में सूअर का दिल कैसे लगाया गया, जेनो ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया कैसे हुई, इसे आपको समझना चाहिए।
सबसे पहले एक स्वस्थ सुअर को चुना गया, सुअर को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया। वो सुअर भी सोच रहा होगा उसके आसपास लोगों को घूमता देख के कि मेरा दिल निकालने के लिए देख रहे हो मुझे। यानी इंसान को अंग देने के लिए सुअर को विकसित किया गया। इस सुअर में 3 ऐसे जीन हटाए गए जिनकी वजह से हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को जानवर के अंग को स्वीकार नहीं करती। इसके बाद सुअर के शरीर में 6 इंसानी जीन डाले गए जिससे सुअर का दिल इंसानी शरीर को स्वीकार कर सके। सुअर के दिल के आकार को बढ़ने से रोकने के लिए भी जीन डाले गए जिससे इंसानी शरीर में सुअर का दिल स्थायी रहे। ऑपरेशन से पहले मरीज को एंटी रिजेक्शन दवा का इंजेक्शन लगाया गया। इसके बाद मरीज की 9 घंटे सर्जरी चली। मरीज के डैमेज हार्ट को निकालकर सुअर का हार्ट लगाया। सर्जरी के बाद डेविड बेनेट के दिल को ऐसी मशीन के साथ जोड़ा गया है जो खून को पंप करने में मदद करती है। इससे यह पता चलेगा कि मरीज का शरीर सुअर के दिल को स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक मानव शरीर में सुअर की किडनी सफलतापूर्वक लगाई गई थी जिसे ट्रांसप्लांट के लिए जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था। ट्रांसप्लांट के लिए सुअरों के इस्तेमाल का आइडिया नया नहीं है। पिछले 1 दशक से वैज्ञानिक जीन एडिटिंग और क्लोनिंग तकनीक से सुअर विकसित करने पर काम कर रहे हैं जिसके अंग इंसान के काम आ सके। सुअरों के दिल के वॉल्व का इस्तेमाल इंसानों में पहले ही होता रहा है। सवाल यह है कि ऐसे ट्रांसप्लांट के सुअर को ही क्यों चुना गया? कई कारण हैं। सुअर के दिल और इंसान के दिल में काफी समानता है। सुअर के दिल इंसान के दिल के आकार के होते हैं। सुअर में रोग से संक्रमण का खतरा कम रहता है। सुअर के अंग इंसानी अंगों से मेल खाते हैं। सुअर को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा सकता है। सुअर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। सुअर के दिल से पहले इस तरह के प्रयोग दूसरे जानवरों को लेकर भी हो चुके हैं। 1984 में एक बच्चे के शरीर में बंदर की एक प्रजाति बबून का दिल ट्रांसप्लांट किया गया था, लेकिन वो बच्चा सर्जरी के बाद सिर्फ 21 दिन जिंदा रह पाया। इसके बाद अमेरिका और जर्मनी के डॉक्टर्स को सुअर को लेकर प्रयोगों में तब कामयाबी मिली जब कुछ लंगूरों में सुअर का दिल लगाया गया और इन लंगूरों को ट्रांसप्लांट के बाद 2.5 साल से ज्यादा समय तक जिंदा रखने में कामयाबी मिली। अमेरिकी डॉक्टर्स ने अब जो प्रयोग किया है उसमें सर्जरी को 5 दिन हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सर्जरी के सफल होने के बाद सुअर का दिल इंसान में कब तक चलेगा, ये मरीज कब तक जिंदा रहेगा, ये देखना होगा। अभी तक मरीज डेविड बेनेट के शरीर ने सुअर के दिल को रिजेक्ट नहीं किया है। वो डॉक्टर्स की निगरानी में हैं और अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। बेनेट ने इस सर्जरी पर कहा कि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था क्योंकि उन्हें मौत और इस सर्जरी के बीच एक को चुनना था, लेकिन उन्हें जिंदा रहना है और इस तरह की सर्जरी अंधेरे में तीर चलाने जैसी है, लेकिन ये उनका आखिरी चांस था। सुअरों का इस्तेमाल खाने में होता है, दवाओं में होता है, वॉल्व के लिए होता है, लेकिन अगर सुअरों के अंग इंसानी शरीर में ट्रांसप्लांट के काम आने लगे तो लाखों जीवन बचाए जा सकते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भारत की स्थिति यह है कि अंगों की कमी से सालाना 50,000 लोगों की मौत होती है। हर साल 1,80,000 लोगों की किडनी फेल हो जाती है। सालाना 6,000 किडनी ट्रांसप्लांट होती है। लिवर फेल होने से सालाना 2 लाख लोगों की मौत। सालाना 30,000 लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। साल में केवल 1,500 लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं। सालाना 50,000 लोग का हार्ट फेल हो जाता है। सालाना केवल 10 से 15 हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं और सालाना 1 लाख मरीजों को कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है जिसमें से 25,000 हो पाते हैं। ये हालात तब हैं और कठिन लगने लगते हैं जब यह पता हो कि भारत में एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट में लगभग 15 से 20 लाख रुपए का खर्च भी आता है। यानी सबकी पॉकेट के बस का नहीं है। दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट 1967 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हुआ। अब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की हासिल कर ली है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जानवरों के अंग भी इंसानों के शरीर में लगाए जा रहे हैं। अमेरिका में सुअर का दिल इंसान को लगाया गया तो दुनिया वाह वाह कर रही है, लेकिन भारत के एक डॉक्टर ने ऐसा 25 साल पहले कर दिया था, लेकिन उसे वाहवाही नहीं मिली थी, उसे बदनामी मिली थी, जेल की सजा मिली थी। ये डॉक्टर थे असम में गुवाहाटी के धनीराम बरुआ। डॉक्टर धनीराम बरुआ ने जनवरी 1997 में ऐसी ही सर्जरी की थी। इसमें हांगकांग के एक डॉक्टर ने उन्हें सहयोग दिया था। दोनों ने मिलकर वो सर्जरी प्लान की जो उस वक्त किसी ने सोची तक नहीं थी। उन्होंने 32 साल के पूर्णो सैकिया नाम के मरीज के शरीर में सुअर के अंग लगाए थे। इस मरीज के दिल और फेफड़ों ने जवाब दे दिया था। उसके दिल में छेद था। मरीज के शरीर में सुअर और फेफड़ा ट्रांसप्लांट किया गया। हालांकि ट्रांसप्लांट के 7 दिन बाद मरीज की मौत हो गई। इसके बाद डॉक्टर बरुआ पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया और ऐसे अमान्य मेडिकल प्रैक्टिस के लिए मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। 40 दिन जेल में रहने के बाद डॉक्टर बरुआ को जमानत मिली थी। जब डॉक्टर बरुआ जेल से बाहर आए तो उनके क्लिनिक में तोड़फोड़ की गई। आज डॉक्टर बरुआ 72 साल के हो गए हैं। वो ठीक से बोल नहीं पाते। 2016 में उनके दिमाग की सर्जरी हुई।
आज अमेरिका में जो हुआ वो डॉक्टर बरुआ ने 1997 में कर दिया था। सोचिए, सिस्टम ने साथ दिया होता तो डॉक्टर बरुआ के प्रयोग से मेडिकल साइंस के लिए 25 साल पहले ही नई राह खुल चुकी होती। तो ये एक कमाल की खबर थी जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए भी छोड़ा जा रहा हूं कि अगर दिल सुअर का लगा दिया जाए तो दिल आएगा किस पर, इंसान पर या सुअर पर? सोचिए। पाठशाला में आज के लिए